स्पोर्ट्स इंजरीज का नाम सुनते ही हमें याद आते हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स। पर क्या नॉर्मल पॉपुलेशन, हाउसवाइफ या वीकेंड वॉरियर्स भी इसके रिस्क पर है? इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सौरभ जैन से। जी वेलकम यू डॉक्टर। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो डॉक्टर सौरभ, हम अपना फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं जहां हम आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन डिकोड करते हैं। बेसिकली तो पहले बताइए कि स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए एक अलग ब्रांच क्यों एस्टेब्लिश हुई? स्पोर्ट्स इंजरी के लिए अलग ब्रांच स्टैब्लिश करने का रीजन ये था कि ज्यादातर लोग जिनको चोट लगती है आए दिन खेलते कूदते या घर के रूटीन कामों में, जब वो किसी भी जनरल फिजिशियन को या एक ऑर्थोपेडिशियन को भी दिखाते हैं, तो उसमें यूजली सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन होती है कि एक्सरे। एक्सरे में कभी कुछ आता नहीं है क्योंकि वो तो लिगामेंट या मेनिस्कल की टियर्स है। तो यूजली दे टेंड टू बी निग्लेक्टेड क्योंकि वो उस तरह ना वो सवाल पूछे जाते हैं ना वो इवैल्यूएशन होता है। जब इस तरह की लापरवाही होती है, जब इनिशियल स्टेज में इंजरी मिस हो जाती है, देन वी टेंड टू डेवलप आर्थराइटिस इवेंचुअली। तो इसीलिए इस ब्रांच को एक अलग ब्रांच देने का मेन पर्पस ये है कि अगर इस तरह की चोटें लगती हैं जिसमें आपके आए दिन लिगामेंट टूट जाए, मेनिस्कल टियर हो जाए या कुछ इस तरह के सिम्टम जो रूटीन एक्सरे में मिस हो रहे हैं, तो वहां पे स्पोर्ट्स सर्जन इन चीजों को जल्दी पिक कर सकता है और सही टाइम पे सही इलाज करने से मेन चीज है हम आगे चल के ज्वाइंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं रेदर देन गोइंग इन फॉर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो क्या डॉक्टर सौरभ, हाउसवाइफ भी इसके रिस्क पर है? वेरी वैलिड क्वेश्चन मैम। यूजली मैं अगर अपनी प्रैक्टिस की बात करूं या जो भी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन है उनकी प्रैक्टिस की बात करें, जो लोग प्योर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी डे इन एंड डे आउट करते हैं, उनके 50% ऑफ द पेशेंट्स ज्यादातर हाउसवाइफ ही होती हैं। दोज हु हैव नेवर हैड अ चांस टू गो एंड वर्क इन द फील्ड, रूटीन घर में चलते फिरते कभी सीढ़ियों से पैर लचक गया, कभी सब्जी लेने गए मार्केट में घुटना एकदम से लचक गया, गिर गया, स्कूटी से उतरे, मे बी अ नॉर्मल जेंटलमैन ही गेटिंग डाउन ऑफ हिज बाइक और स्कूटी, एकदम से घुटने पे पूरा लोड आया, घुटना ट्विस्ट हो गया। इसमें तो उन्होंने कभी कोई स्पोर्ट्स खेला ही नहीं, वो भी मेरे पेशेंट होते हैं। एटलीस्ट द नंबर ऑफ पेशेंट्स व्हाट आई एम ऑपरेटिंग, उसमें से 50% ऑफ द पीपल आर दोज हु हैव नेवर एवर गॉन टू द जिम, नॉट इवन प्लेड एनी सिंगल स्पोर्ट्स इन देयर होल लाइफ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी का डर बना रहता है? मैम, अगर हम डिफाइन करें सारे स्पोर्ट्स को, तो स्पोर्ट्स हम दो तरह के डिफाइन करते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। इवन स्विमिंग को भी कहें तो हम नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में कह सकते हैं, रेदर देन की इंडोर गेम्स जो हम चेस खेलते हैं वो भी नॉन कॉन्टैक्ट आता है। तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की अगर बात करें जहां पे हम लोग आए दिन फील्ड में खेलते हैं, सबसे कॉमनली जिस तरह की इंजरीज होती हैं स्पोर्ट्स में, वो होती है फुटबॉल में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में। ये वो स्पोर्ट्स है जिसमें कॉमनली स्पोर्ट्स इंजरीज या लिगामेंट इंजरीज कॉमन है। फिर जो वीकेंड वॉरियर्स होते हैं खासतौर पे, यानी कि जो लोग महीने भर या हफ्ते भर जिम नहीं करते हैं, खासतौर की आज की बात करें, आज की जनरेशन जो आईटी सेक्टर में काम कर रही है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, जो पूरे हफ्ते उन्हें टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वीकेंड पे दे वांट टू कंपनसेट द होल वर्कआउट जो पूरे हफ्ते में नहीं हुआ 2 दिन में, दे आर द पीपल दोज हु रूटीनली गेट इंजर्ड बिकॉज दे फोकस मोर ऑन द इंटेंसिटी rather than on consistency. That is the reason. So डॉक्टर सौरभ, अगर किसी पर्सन की बात करें तो इज देयर सम कॉमन रिस्क फैक्टर्स है जो पेशेंट्स ज्यादा प्रोन है स्पोर्ट्स इंजरी के लिए? बिल्कुल। जो लोग रूटीन में ये एक्टिविटीज नहीं करते हैं, यानी कि मान लीजिए रोज वॉक पे नहीं जाते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करते हैं, सिर्फ वीकेंड के लिए वेट करते हैं, उसी दिन जॉगिंग करेंगे, उसी दिन रनिंग करेंगे, उसी दिन ट्रेडमिल पे भागेंगे, या पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिला रूटीन वार्म अप करने के लिए, जिम करने के लिए, 2 दिन मिले सैटरडे संडे, उसी में उन्हें कंपनसेट करना है। या हम बात करें जो बच्चे फील्ड पे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, अगर उनको प्रॉपर कोच गाइड नहीं कर रहा है, प्रॉपर वार्म अप नहीं करवा रहा है या प्रॉपर कूल डाउन नहीं करवा रहा है, तो ऑब्वियस बात है मसल स्ट्रेन्स, मसल टियर्स, लिगामेंट इंजरीज कॉमनली होती। डॉक्टर साहब, जो आपने ये बात कही उसमें वार्म अप और कूल डाउन कितनी इंपॉर्टेंट है? मैम, किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए वार्म अप और कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म अप का मेन पर्पस होता है कि हम लोग ज्वाइंट में ब्लड फ्लो बढ़ाएं, थोड़ा वार्म अप करें, थोड़ी एक्टिविटी इंक्रीज करें, rather than डायरेक्टली हम फील्ड में उतर के खेलना स्टार्ट कर दें। क्यों? ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से ज्वाइंट की मोबिलिटी बढ़ती है, थोड़ा लिक्विड प्रोडक्शन अच्छा होता है, मसल की टोनिंग हो जाती है, आपके गिरने के और फील्ड में इंजरी होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। जब आप अपना स्पोर्ट्स, अपना गेम, अपना जिम कर चुके हैं, तो फिर हम लोग कूल डाउन की बात करते हैं। कूल डाउन का मेन पर्पस होता है ज्वाइंट को धीरे धीरे हमें रिलैक्स करना है, स्ट्रेचिंग देनी है, ताकि अब हम धीरे धीरे अब इसको रेस्टिंग मोड में लेके आए, ना कि सडनली एक स्विच की तरह हमने ऑन करा, हम फील्ड में खेलने गए और मैच के बीच में एकदम से खेलना स्टार्ट कर दिया और तुरंत जैसे मैच खत्म हुआ वापस भाग के हमने अपनी बाइक स्टार्ट करी और घर चल दिए। दीज थिंग्स आर मोर प्रोन टू इंजरीज rather देन अगर हम प्रॉपरली एक अच्छा वार्म अप और अच्छा कूल डाउन करें, जहां से हम इस तरह की इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अगर हम इंडिया में कुछ पॉपुलर स्पोर्ट्स की बात करें जो खेले जाते हैं, तो कौन कौन सी कॉमन इंजरीज हैं? इंडिया में कॉमनली तो क्रिकेट ही सब लोग खेलते हैं। आजकल फुटबॉल का भी बहुत अच्छा ट्रेंड चल गया है, लोग बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। ये सारे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं। इनमें कॉमनली हम डिवाइड करते हैं इंजरीज को अपर लिम एंड लोअर लिम इंजरीज में। अगर अपर लिम की बात करें तो कॉमनली शोल्डर की सबसे कॉमन इंजरीज होती है, जिसमें रोटेटर कफ इंजरी हो गई या आपका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया, जिसमें बैंकार्ड कहते हैं, कंधा बार बार उतर जाता है, सबलकेट कर जाता है। एल्बो की बात करें तो टेनिस एल्बो बहुत ही कॉमन है। टेनिस एल्बो का कतई ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ टेनिस प्लेयर्स में होता है। हमारे इंडिया में बहुत हमारे फेमस क्रिकेट प्लेयर्स रहे हैं, जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है वो जानते हैं। आई डोंट नो टू नेम एनीवन। उनको टेनिस एल्बो की काफी लंबे समय तक शिकायत रही। फिर उसी तरह की हम बात करते हैं लोअर लिम्ब में आ जाए तो कॉमनली लिगामेंट इंजरीज इन द नी, जिसमें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या मेनिस्कल इंजरीज कॉमन है। फिर इसी तरह के एंकल में इंजरीज कॉमन है। तो दीज आर द कॉमन इंजरीज। कौन से स्पोर्ट्स में हो सकता है? तो एनी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इफ डन इन अ रॉन्ग वे, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट। You have to do a proper warm up and a proper cool down. डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है तो फर्स्ट एड में क्या हमें करना चाहिए? फील्ड में आपको चोट लग जाए, किसी प्लेयर को चोट लग जाए, तो सबसे पहला होता है उस पार्ट को हम इमोबिलाइज कर दें, यानी मूवमेंट बंद कर दें। क्योंकि क्या पता जिस चीज को आप स्पोर्ट्स इंजरी समझ रहे हैं कोई बोनी फ्रैक्चर ना हो, तो सबसे पहले तो हमें उस पार्ट को इमोबिलाइज कर देना चाहिए ताकि उस बंदे का पेन कम हो जाए। दूसरा, हमें उसको आइस फॉर्मेंटेशन, बर्फ की सिकाई, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि आए दिन मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और खास तौर पे द पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर वी आर प्रैक्टिसिंग दैट इज उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कॉमन है चोट लगने के बाद गर्म सिकाई। गर्म सिकाई कभी नहीं करनी होती है, बर्फ की सिकाई सबसे जरूरी है। ताजी चोट में हमेशा बर्फ की सिकाई। फिर आता है कंप्रेसेस, किसी गर्म पट्टी से या क्रेप बैंडेज से उसको बांध देना चाहिए ताकि स्वेलिंग ना आए। और अगर स्वेलिंग आ रही है तो फिर हमें किसी न किसी मेडिकल पर्सनल को कॉन्टैक्ट करना चाहिए ताकि हम उसको सही टाइम पे सही जगह ले जा सकें। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक आप किसी डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं, उस पार्ट को हमें एलिवेटेड रखना चाहिए ताकि वो स्वेलिंग तेजी से कम हो। यानी कि हमें प्रिवेंट करना है मरीज का पेन और उसकी स्वेलिंग। ये हमारा फोकस होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये तो है फर्स्ट एड मेजर्स, बट क्या वो रेड फ्लैग साइंस हैं कि पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? फिर भी बात, अगर हम इसको डिवाइड करें अगेन अपर लिम और लोअर लिम, तो कॉमनली अपर लिम की इंजरीज निगलेक्टेड होती हैं क्योंकि हम लोग उसको वेट बेरिंग स्ट्रक्चर नहीं है हमारा। हम लोग को चलते फिरते में जो दिक्कतें आने लगती है, मरीज तुरंत खुद ही डॉक्टर के पास आ जाता है। अपर लिम में कंधे में दर्द हो रहा है, कोहनी में दर्द हो रहा है, चल रहा है काम, कोई भी दर्द जो आपका 48 से 72 आवर्स से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, उसके बाद आप ओवर द काउंटर या लोकल फिजिशियन, लोकल जीपी से आप दवाई लेके पेन किलर भी आप खा लिया, उसके बाद भी नहीं जा रहा है, या आपके शोल्डर का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इवन आफ्टर हैविंग द पेन किलर, एक सर्टेन एंगल पे जाके पेन शूटिंग स्टार्ट हो जा रहा है, तो आपको अपर लिम में, आपको शोल्डर या एल्बो के लिए जहां पे भी प्रॉब्लम है, आपको एक मेडिकल ओपिनियन की जरूरत है। अगर हम लोअर लिम की बात करते हैं, लोअर लिम में बड़े टिपिकल है सिम्टम्स। अगर हम नी की बात करें, अगर पैर में चलते टाइम आपको लॉकिंग हो रही है, यानी कि कुछ ऐसा लगता है कुछ घुटने में फंस गया है, काफी देर आप, जैसे आप और हम लोग अभी बैठे हैं 15-20 मिनट, आधे घंटे बैठेंगे, खड़े हो तो ऐसा लगे अरे घुटने में कुछ फंस गया है। तो चलते फिरते टाइम अगर घुटने में एकदम से लचक आने लगे, जैसे मैं आए दिन मरीज से पूछता हूँ, वो खुद ही बताता है सर कॉन्फिडेंस की कमी लगने लगी है, यानी कि पैर में लगता है ये मेरा पैर साथ नहीं दे रहा, मैं गिर सकता हूँ। या जो आपका पेन है वो हमेशा चलते टाइम ही बना रहे, रेस्टिंग मोड में आराम मिल रहा है, द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू वॉक पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर शायद कोई मेनिस्कल टियर है, गद्दी जैसे हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, वो फट गई है, या लिगामेंट के साथ साथ आपको कोई कार्टिलेज का पार्ट है जो डैमेज हो गया। ये हमारे रेड फ्लैग साइंस होते हैं। क्या ये इंजरी ट्रीटेबल है? बिल्कुल, अगर सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास आप पहुंच जाते हैं तो ट्रीटेबल है। अब इसके लिए मैं सिंपल से अभी नी का एग्जांपल लेके यहाँ समझाना चाहूंगा। द गाइडलाइन जो हम लोग की होती है, द वे वी आर ट्रेंड इज कि अगर एज इज लेस देन 45, इंजरीज विद इन द फर्स्ट 6 वीक्स, अगर पेशेंट आ जाता है, तुरंत नहीं आया, 6 हफ्ते के अंदर भी आ गया, प्रॉपर चैनल से हमारे पास रेफर होके आ गया, किसी और डॉक्टर ने उसकी इंजरी पिक कर ली है, और अगर जो अंदर इंजर्ड पार्ट है, यानी कि मान लें मेनिस्कस है, लिगामेंट है, वो रिपेयर की स्थिति में है, तो 100% रिजल्ट आता है। और कोई भी जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसमें मेन हमारा कंसर्न होता है उस ज्वाइंट का पेन फ्री रेंज ऑफ मूवमेंट आना। ऑब्वियस बात है, डे 1 भी नहीं आता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट इज अ टीम वर्क। टीम में मैं यहाँ से क्लियर मैसेज देना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, टीम वर्क का मतलब होता है कि मैं एक टीम प्लेयर हूँ, आई एम नॉट पर्सन जो 100% रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस पार्ट।
जिस तरह किसी बच्चे के भविष्य में उसके स्कूल में कितने नंबर आएंगे, कितना स्कोर आएगा, वो अकेले बच्चे की मेहनत पे नहीं होता है। एक सही अध्यापक, एक सही विद्यार्थी और एक घर का सही माहौल, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चा जीवन में क्या बनेगा। तो मैं अपने सारे मरीजों को यही बात बताता हूँ, इफ आई एम द ऑपरेटिंग सर्जन, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व है। देयर इज सम पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेशेंट की भी है। उसको डूज एंड डोंट्स बताए जाएंगे, कितने दिन तक किस तरह एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, वो बताया जाएगा। और उसके बाद एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, जब वो उसको एनरोल करता है, जब वो तीनों लोग मिलके काम करते हैं, जिसमें एक काम डॉक्टर सौरभ जैन का है, एक काम मरीज का है और एक काम एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का है, 110% रिजल्ट पूरे आते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर सौरभ, पेशेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि क्या गारंटी है कि मेरा लिगामेंट दोबारा टीयर नहीं होगा या दोबारा मुझे इंजरी नहीं होगी? क्या ऐसी कोई 100% गारंटी होती है? मैम, दिस वेरी वैलिड क्वेश्चन। आए दिन मरीज मेरे से ये सवाल पूछते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो भगवान ने, खुदा ने, जिसको भी आप मानते हैं, उसने जो आपको लिगामेंट दिया, आपने जब उसको तोड़ दिया अपनी एक्टिविटी के ड्यूरिंग, अपने डांस के ड्यूरिंग, अपने किसी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट की ड्यूरिंग, तो जो किसी भी डॉक्टर ने दिया है उसकी कोई क्या गारंटी लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उस लेवल का स्ट्रेस फिर से आपके उस घुटने पे आता है, कंधे पे आता है, तो वो फिर से इंजरी हो सकती है। इवन द लिटरेचर से कि जिन पेशेंट्स में हम लोग एक साइड का लिगामेंट ऑपरेट करते हैं, देयर इज क्वाइट अ हाई सिग्निफिकेंट चांस कि वो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के बीच में कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब का लिगामेंट तोड़ के ले आता है। ये मेरा एक पेशेंट है जो हैदराबाद की टीम के लिए खेलता है फुटबॉल। ही इज अ स्टेट लेवल प्लेयर, ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश ओनली, बट ही इज प्लेइंग फॉर हैदराबाद। वहां काफी टाइम पहले शिफ्ट हो चुका। मैं जब पहले जिस संस्था में था, मैंने उसका एक पैर का घुटना ऑपरेट किया था, लिगामेंट सर्जरी करी थी। 2 साल के बाद उसका मुझे फोन आता है कि सर, आई वांट टू शो यू आई हैव अ री-टियर। तो अब उसका री-टियर सुनने का मतलब था, कहने का मतलब था, और मेरा समझने में फर्क रहा। मैंने कहा, भाई प्लीज कम एंड शो मी अगेन। जब वो आया तो मैंने कहा, मैंने आपका जो पैर ऑपरेट करा था इसमें फिर से जोड़ी। सर, वो तो बिल्कुल ठीक है, इस बार मेरा दूसरे पैर का लिगामेंट टीयर होगा, ये रहा एमआरआई, एंड ही वाज ऑपरेटेड फॉर द अदर लिम्ब। एंड ये बात एकदम प्रैक्टिकल सी है। ये हम लोग आए दिन देखते हैं। हम लोगों के साथ आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन की प्रैक्टिस में कॉमन सी सर्जरी है हमारे लिए, कि ये इस तरह की चोट, क्योंकि वो केयर फ्री हो जाता है, उसे लगता है कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो एकदम फिट हूँ। द मोमेंट ही रियलाइज दिस, वो अपोजिट लिम्ब पे पूरा वेट डाल देता है और उसको इंजर कर देता है। तो डॉक्टर सौरभ, यहीं पे एक चीज और मन में आती है कि जैसे सर्जरी हुई या कोई प्रोसीजर हुआ, तो उसके कितने टाइम बाद कॉन्फिडेंस दोबारा गेन हो सकता है खेलने का, या कोई डिसिसिव ऐसा फैक्टर है कि इतने टाइम बाद आप खेल सकते हैं फिर से? वेरी गुड मैम। यूजली जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ये कहते हैं कि आप अगले 6 हफ्ते तक एक एग्रेसिव फिजियोथेरेपी प्लान के अंडर प्रैक्टिस करें। डिपेंडिंग कि हमने सिर्फ लिगामेंट सर्जरी करी है, हमने उसमें मेनिस्कल रिपेयर करा है, या हमने उसमें कार्टिलेज सर्जरी करी है। आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमारे अपने फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिनको अगर वो क्रॉस कर रहा होता तो फिर हम उसे फील्ड में उतरने के लिए अलाउ करते हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो 8 to 10 मंथ्स, या मेरे जितने स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, मैं उनको उनके कोचेस को इंस्ट्रक्शन साथ दे देता हूँ कि आपका एक सीजन तो गया, यानी 1 year यू कैन नॉट प्ले कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एंड यू शुड अवॉइड दैट। क्योंकि हीलिंग इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ 1+1 2 और 2+2 4, जो आज सर्जरी हुई और कल वो एकदम फिट हो जाएगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इट विल टेक 8 to 10 months फॉर द प्लेयर टू गेट बैक टू द फील्ड अगेन। लेकिन उससे कॉन्फिडेंस में भी कुछ फर्क पड़ता है, इज इट? मैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितने मेरे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, वो मेरे नॉर्मल पेशेंट जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला, वो उससे पहले जल्दी कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, बिकॉज दे आर सो एंथुसियास्टिक। उनके अंदर इतने ज्यादा एंडोर्फिन्स और डोपामिन की किक मिलती है उन्हें खेलने के लिए, कि वो इतनी जल्दी फील्ड में वापस आते हैं। दे आर एबल टू रिटर्न टू द प्री सर्जिकल फिटनेस लेवल इन मैक्स टू मैक्स 6 months। सर, ये स्पोर्ट्स शूज के बारे में कुछ ब्रीफ करिए। स्पोर्ट्स शूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर नॉट सम काइंड ऑफ लोगो लगा है कि हमें बहुत महंगी चीजें लेने हैं, या कई लोग पूछते हैं कि महंगे से महंगा शूज ले, वो लेने चाहिए या सस्ते वाले लेने चाहिए। हर स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके शूज होते हैं। अगर आप जिम जाते हैं, जिम के लिए अलग शूज होते हैं, वॉकिंग के लिए अलग शूज होते हैं, रनिंग के लिए अलग शूज होते हैं, फुटबॉल के लिए अलग शूज होते हैं। तो जिस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए प्रोफेशनल लेवल के शूज अलग होते हैं। तो जिस तरह हम लोग ऑफिस वियर शूज अलग होते हैं और स्पोर्ट्स वियर शूज अलग होते हैं, उस तरह स्पोर्ट्स शूज के अंदर भी कैटेगराइजेशन है, और उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके फुट पेन, हील पेन, एंकल पेन, नी पेन, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए आप जिस टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो शूज लेने चाहिए। डॉक्टर सौरभ, हम अपने नेक्स्ट राउंड पर चलते हैं। दैट इज समथिंग लाइक रैपिड फायर राउंड। जो फर्स्ट आंसर आपके मन में आए वो बताइएगा। अच्छा,
10,000 steps, trend या science? इट इज जस्ट अ ट्रेंड. देयर इज नो मैजिक नंबर एज सच कि आप इतने स्टेप चलोगे तो आप इतना फिट रहोगे. दैट इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक. आई वुड से देयर इज नो मैजिक नंबर. इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा इसमें एक लाइन और ऐड करूं, जब हमारे पास जो स्मार्ट वॉचेज नहीं थे, जब हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे वे बैक हार्डली 20-25 ईयर्स बैक, तो क्या हम लोग वॉक नहीं करते थे? क्या हम लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन नहीं रखते थे? क्या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने स्टेप्स काउंट करके वॉक करते थे? So I would say that is just a trend. People are following that, but it's good. At least they are doing There's something. something. There's something, but actually there is nothing authentic. कि आप 10,000 चलो, 15,000 चलो, 5,000 चलो. There is no foolproof answer to that. अच्छा, अगर हमें वेट लॉस के लिए कोई स्पोर्ट चूज करना हो तो हम क्या प्रेफर करें? मैम, साइकिलिंग एंड स्विमिंग द बेस्ट ऑफ द टू स्पोर्ट्स आई वुड से, जिसमें आपके कार्डियो से लेके आपके पल्मों से लेके आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैलोरीज बर्न करने को लेके सब कुछ हो जाता है. एंड सबसे अच्छी बात होती है स्विमिंग की कि वो इट्स अ वाटर स्पोर्ट जहाँ पे आपकी बॉयंसी, जो वाटर का फोर्स होता है वो आपको ऐड कर रहा है, तो आपके जॉइंट पे डायरेक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा. तो इन कंपेयर टू आप ट्रेडमिल भागोगे, आप वेट ट्रेनिंग करोगे, रनिंग करेंगे, उसमें आप अपने नीज के ऊपर स्ट्रेन डाल रहे हैं. स्विमिंग में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे. स्विमिंग से बढ़िया कोई एक्सरसाइज ही नहीं है. तो इसका मतलब जॉइंट के लिए अगर हम कहें तो कौन सा स्पोर्ट सबसे सेफ होगा? I'm swimming. स्विमिंग. One answer is swimming. If you don't know how to swim, then at least buy a cycle and go for cycling. डॉक्टर साहब, एक ट्रेंड आजकल और चल रहा है आइस बाथ का. इज इट ए रिकवरी साइंस और जस्ट सोशल मीडिया ट्रेंड? It is a recovery science, I would say that, but not for everyone. This is specifically for those level of high intensity athletes जो होते हैं, जो उस लेवल की एक्टिविटी या जिम करके आते हैं, इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसको कूल डाउन करने के लिए इट डज हेल्प. ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ मिथ, इट डज हेल्प. बट अगर हम कहें कि एवरी जिम वर्कर, एवरीवन हु इज प्लेइंग फॉर 15 मिनट्स एंड दे शुड गो एंड डू इट, ना, इट्स नॉट नीडेड. सर ये बताइए कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनको देख के हमारे जो युवा बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, वो कितना सही या गलत है? अगेन अ बैलेंस आंसर मैम. यार, कोई भी चीज कंप्लीटली गलत और सही नहीं होती है, लेकिन अगर मैं अपने तजुर्बे से कहूँ तो ये मेरे हिसाब से तो गलती है. रीजन बीइंग, चाहे फिर वो युवा हो, चाहे वो मिडिल एज 40-45 वाले हो, जो सेलिब्रिटीज की हम लोग क्लिप्स देखते हैं, जो उनका फाइनल रिजल्ट देखते हैं, जीरो फिगर देखते हैं या मसल मास देखते हैं, वो ओवरनाइट उन्होंने डेवलप नहीं किया है. वो इट हैज टेकन देम ईयर्स. द टाइप ऑफ हार्डशिप उन्होंने 8-8 घंटे करके 8-8 घंटे सोए भी हैं, उतना रेस्ट भी दिया, तभी वो लोग उस टारगेट्स को अचीव कर पाए हैं. प्रॉब्लम क्या है विद द न्यू जनरेशन? दे जस्ट वांट टू अचीव दोस टारगेट्स इन अ शॉर्टकट. तो उनको लगता है कि हम 6 महीने तक जिम करेंगे, नहीं मैंने सेलिब्रिटी लाइक सलमान खान बन जाएंगे, तो दैट या इज शिल्पा शेट्टी? शिल्पा शेट्टी बन जाएंगे, कटरीना कैफ बन जाएंगे, व्हाटएवर यू कॉल दैट. तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. यू शुड नॉट डू इट. आप इससे अपनी बॉडी का ही नुकसान करोगे. आप उस टारगेट को अगर अचीव कर भी लोगे, द मोमेंट यू लीव इट, तो यू विल कम बैक टू योर ओरिजिनल शेप अगेन. चलिए डॉक्टर सौरभ, थोड़ा सा हम आपको जानते हैं. योर फिटनेस मंत्रा? माय वाइफ. योर फेवरेट स्पोर्ट? मैम, बैडमिंटन. ओके. योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन? फॉर दैट इट्स नॉट अ बैडमिंटन प्लेयर, दैट्स विराट कोहली. ओके. एंड योर फेवरेट स्पोर्ट्स कार? ओके, स्पोर्ट्स का मोस्टली सब पोर्शे. सर कोई स्पोर्ट्स इंजरी का ऐसा कोई केस याद आपको आ रहा है जिससे हमारे व्यूअर्स कुछ सीख सके? के बारे में बताते हो. वेरी इंटरेस्टिंग केस अगेन. एक 12 साल की बच्ची फ्रॉम अ मोमडन फैमिली, फीमेल चाइल्ड, एंड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसने 2 साल से बचती की थी, जहां पे जिस डॉक्टर को दिखा सकते थे उसने सब कुछ दिखाया. नमाज पढ़ते टाइम हमेशा उसके घुटने में क्लिक आवाज आती थी और वो रोती थी. 12 साल की बच्ची ने सब कुछ ट्राई कर डाला, डायग्नोसिस कहीं बनी नहीं. जब मेरे पास आई, फिर वही बात, यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पिशन. 12 साल की बच्ची में मेनिस्कल टियर में सस्पेक्ट भी नहीं कर रहा था, हो सकता था, बट व्हाट आई वाज सस्पेक्टिंग वाज अ डिस्क्वायर्ड मेनिस्कस. इसका मतलब क्या होता है? गद्दी घुटने के अंदर आपकी आधे चांद के आकार की होती है, जो भगवान ने दे रखी है, उसके में पूरे कॉइन की शेप की भगवान ने बना दी. लेकिन वो उसका डायग्नोसिस आए दिन मिस हो रहा था. जब मेरे पास आई, हमने उसके मेनिस्कल टियर भी था, वी वेंट इनसाइड, हमने उसकी रीशेपिंग करी, मैंने उसकी रीशेपिंग करी, मेनिस्कल रिपेयर करा. आज उसकी सर्जरी को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, एंड शी इज मोर देन हैप्पी. पूरी फैमिली इज ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज कि हम तो 3 साल से कहाँ दिखा रहे थे, और आज देखिए डॉक्टर साहब एक छोटी सी कैमरे की सर्जरी से जहाँ पे 2 फैन के नेक के बराबर छेद है, और शी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस है जो मैं बताना चाहूंगा. अगर इस तरह के सिम्टम किसी को आ रहे हैं घुटने को लेके या इनफैक्ट कंधे को लेके भी, तो उसके लिए आप बिल्कुल किसी न किसी स्पोर्ट्स सर्जन को दिखाइए. मुझे दिखाइए, किसी को भी दिखाइए.
तो स्पोर्ट्स जरूर खेलिए, बट सही टेक्निक, सही ट्रेनिंग और सही प्रिकॉशंस के साथ। एक ही टेक होम मैसेज है मेरी तरफ से, कंसिस्टेंसी मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी फॉर ऑल द जिम गोअर्स और वीकेंड वॉरियर्स। कंसिस्टेंटली ट्राई टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी फॉर द होल वीक रादर देन एक ही दिन जाएं और एकदम से इंटेंस वर्कआउट करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हेल्थ चर्चा में। जहां होती है सेहत की सही बात विदाउट एनी गूगल ज्ञान। थैंक यू। Thank you, sir. Dr. Thank you. Soros. And